हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू निम्बस आईएएस। तो आज हमारा डे 4 है। ठीक है, हमने इससे पहले 3 यूनिट्स कवर कर लिए थे। हमने फर्स्ट में बेसिक कंसेप्ट्स पढ़े थे। उसके बाद हमने डिमांड साइड पढ़ी थी, जो कंज्यूमर बिहेवियर रहता है। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने प्रोड्यूसर साइड पढ़ी थी, जो प्रोड्यूस करेगा कोई प्रोडक्ट। सप्लाई साइड जो रहती है। आज हम करेंगे कॉस्टिंग और रेवेन्यू। कॉस्टिंग और रेवेन्यू से सिंपल सा क्या है कि कोई बिजनेस हम सेटअप कर रहे हैं, ठीक है, तो जो एक्सपेंडिचर आएगा उस बिजनेस को सेटअप करने में, आपका फाइनल प्रोडक्ट बनाने में, ठीक है, तो वो किस में आता है? आपके कॉस्ट में। और रेवेन्यू क्या हुआ? रेवेन्यू हुआ कि जो प्रोडक्ट हमने बनाया है वो बिका है, उससे हमें कितना रिटर्न मिला है, कितना प्रॉफिट है, ठीक है, वो किस में आएगा? आपका रेवेन्यू पार्ट में। तो ये आपका यूनिट 4 है, ठीक है, कॉस्ट एंड रेवेन्यू, जो आपके सिलेबस में दिया गया है। ये 4th यूनिट है। तो इसमें हम ये सब करेंगे: कॉस्ट कंसेप्ट, फिक्स्ड, वेरिएबल, टोटल, एवरेज। इसमें भी शॉर्ट रन देखेंगे, लॉन्ग रन देखेंगे, जो कर्व्स रहते हैं, ठीक है, इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्लियर? फिर ये रिलेशनशिप क्या रहता है आपका? AR, MR, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, इस सब का। क्लियर? एंड इवन ब्रेक इवन एनालिसिस भी देखेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि फर्म्स जो होती है, जो कोई प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है, जो फर्म्स कोई भी प्रोडक्ट बनाती है, प्रोड्यूसर होते हैं जो, ठीक है, तो उनका एम ये रहता है कि उनकी जो कॉस्टिंग है, कॉस्टिंग मतलब कि जो वो खर्चा कर रही है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में, से कोई कार ही लॉन्च हो रही है, ठीक है, तो उनकी ट्राई ये रहती है कि जो हमारी जो कॉस्टिंग है, जो हमारा उस फर्म का खर्चा है, वो मिनिमम रहे, ठीक है, मिनिमम खर्चा रहे और वो उससे मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल पाए। ठीक है, जब ये प्रोडक्ट बिकेगा तो उससे मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल पाए। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग कॉस्ट एंड रेवेन्यू हेल्प्स प्रोड्यूसर डिसाइड आउटपुट लेवल्स। ठीक है, तो जब ये कॉस्टिंग और रेवेन्यू ये सब अगर समझ गया कोई फर्म है, कोई प्रोड्यूसर है, ठीक है, तो वो हेल्पफुल रहता है उनके लिए कि किस वे में हमारे आउटपुट लेवल रहने चाहिए। ठीक है, कि कितने हमें प्रोडक्ट निकालने, कितने नंबर ऑफ कार्स हमें प्रोड्यूस करनी है। क्लियर? तो जैसे ये इसका मैं एग्जांपल दे सकता हूँ आपको कि फर्म्स एम टू मिनिमाइज कॉस्ट। तो आपको पता है कि वन प्लस, अगर मैं फ़ोन का एग्जांपल देता हूँ, वन प्लस जो स्मार्टफोन था वो 2014 में आया था। ठीक है, तो उसकी काफ़ी हाइप थी, काफ़ी अच्छे फीचर वो कम बजट पे दे रहा था, 22,000 में वो काफ़ी अच्छे फीचर दे रहा था। ठीक है, तो धीरे धीरे वन प्लस ने काफ़ी मार्केट अपनी एस्टैब्लिश कर दी। कोविड के टाइम क्या हुआ? कोविड के टाइम उन्होंने क्या किया? उन्होंने सोचा कि हम ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की ट्राई करते हैं, और उन्होंने क्या किया? अपने फ़ोन में उन्होंने लो क्वालिटी या उन्होंने मटेरियल यूज़ करना शुरू कर दिया। तो उनमें क्या है, उन्होंने ट्राई किया कि हम अपनी मिनिमाइज कॉस्ट कर लेते हैं। ठीक है, उन्होंने कैमरा में थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए या बैटरी में कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए। क्यों? ताकि वो अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर पाए। क्लियर? तो इसके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स अलग अलग रहते हैं, जो हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो कॉस्ट का मतलब क्या है? कॉस्ट का मतलब मैंने वैसे समझा दिया। कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो कोई फर्म जब कोई गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, तो कितना एक्सपेंडिचर इनकर होता है, उसको क्या बोलते हैं? कॉस्टिंग। फॉर एग्जांपल मैं अपना ही एग्जांपल दूं कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो मैं निम्बस आईएएस के थ्रू, प्लेटफॉर्म के थ्रू पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं ये सब काम कर रहा हूँ, तो निम्बस आईएएस भी कोई खर्चा इनकर कर रही है, खर्चा इनकर करिए, उसी के बिहाफ पे क्या है, आप हमारे लेक्चर्स परचेज करोगे, तभी क्या है, हम अपने क्या है, रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। तो कॉस्टिंग क्या है? कॉस्टिंग है कि मैं ये लेक्चर दे रहा हूँ, मेरी एनर्जी जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, ये कैमरा यूज़ हो रहा है, ठीक है, आपका इंटरनेट यूज़ हो रहा है, ये क्या हो गया? आपका एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें आपके इम्प्लिसिट खर्चे भी आएंगे और एक्सप्लिसिट खर्चे भी आएंगे, यानी कि प्रत्यक्ष लागत और अप्रत्यक्ष लागत दोनों आते हैं इसमें। ठीक है, इम्प्लिसिट भी और एक्सप्लिसिट भी, जो कि डायरेक्ट है। एक तो डायरेक्ट कॉस्ट होगी और एक इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी। क्लियर? अब हम देखते हैं कॉस्ट के टाइप्स ऑफ कॉस्ट। सबसे पहले, वैसे तो मैंने कल भी आपको समझाया, बट फिर से आपका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि ये इस यूनिट में भी है, कॉस्टिंग में आता है सब कुछ। ठीक है, और कल जो मैंने जब आपको प्रोड्यूसर बिहेवियर पढ़ा रहा था, तो उसमें कॉस्टिंग का यूज़ था, इसलिए मैंने कल भी आपको करवाया था। ठीक है, सबसे पहले आ गया आपका फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब है कॉस्ट दैट डज नॉट चेंज विद आउटपुट, कि ये खर्चा आएगा ही आएगा। क्लियर? आपकी 1 यूनिट प्रोड्यूस हो, 2 यूनिट प्रोड्यूस हो, 5 यूनिट प्रोड्यूस हो, आपकी जो कार आप मैन्युफैक्चर करें, ये जो खर्चा ये आना ही आना है। क्लियर? फिर नेक्स्ट है आपका वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी कॉस्ट रहती है? जो चेंज हो जाती है आपकी, जो खर्चा आपका चेंज होता है एज कंपेयर टू योर आउटपुट। ठीक है,
कॉस्ट दैट चेंजेस विद योर आउटपुट। फिर टोटल कॉस्ट क्या हुई, टोटल कॉस्ट क्या हुई आपकी, जो ऊपर हमने दोनों किए ना, क्या होगी, फिक्स कॉस्ट प्लस जो ये वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। ये क्या है, ये कॉस्ट हमेशा सेम रहेगी, जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो हमेशा सेम रहेगी, और जो वेरिएबल कॉस्ट है ऑब्वियसली वो विद आउटपुट वेरी करेगी। क्लियर। तो ये क्या, इन दोनों का सम क्या हुआ आपका, टोटल कॉस्ट। नाउ नेक्स्ट है आपका एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट क्या होता है, एवरेज कॉस्ट होता है कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, ठीक है। तो से मैंने 5,000, ठीक है, 5,000 रुपये खर्च कर दिए आपकी 50 चॉकलेट बनाने में, तो एवरेज कितना आया खर्चा, एक चॉकलेट बनाने में कितना खर्चा आ गया, 100 रुपये, ठीक है, 100 रुपये फॉर एग्जांपल। तभी तो मैं इसको बेचूंगा अगर 130 रुपीज़ या 140 रुपीज़ में बेचूंगा, कोई भी आइटम हो सकती है, मैं चॉकलेट का एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये क्या है आपकी एवरेज कॉस्ट। फिर आया आपका मार्जिनल कॉस्ट। मैंने आपको मार्जिनल कॉस्ट बताया था। मार्जिनल कॉस्ट का सिंपल सा मतलब क्या है कि एडिशनल, मार्जिनल जब टर्म आ गई, मार्जिनल का मतलब ये है कि एडिशनल हमने एक यूनिट प्रोड्यूस कर दिया तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट में क्या ऑब्वियसली क्या आएगा, खर्चा आएगा कि एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने 50 चॉकलेट्स जब मैंने बनाई, ठीक है, उसमें मेरा खर्चा कितना है 500, ठीक है। जब मैंने 51 बना दी, ठीक है, तो कितना खर्चा बढ़ेगा, ठीक है, ये क्या होगी आपकी मार्जिनल कॉस्ट। हो सकता है ये कितना 510 हो जाए कि 10 रुपये मेरे को लग रहा है अगर मैं एक चॉकलेट की प्रोडक्शन बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट डू नॉट चेंज विद लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है, मस्ट बी पेड इवन इफ आउटपुट इज 0, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल क्या है, रेंट। रेंट आपको देना ही पड़ेगा, आउटपुट आपका जनरेट हो ना हो। सैलरी, जो आपके परमानेंट स्टाफ है, जो आपका परमानेंट स्टाफ होगा, जो आपका गेट कीपर होगा, ठीक है, जो IT वाला आदमी होगा, ठीक है, उसकी क्या है सैलरी परमानेंट होगी, नो मैटर आउटपुट हो ना हो, उनकी सैलरी तो आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर आपने बिजनेस पे कोई लोन उठाया है, बिजनेस पे कोई लोन उठाया है तो उसका इंटरेस्ट तो आपको पे करना ही पड़ेगा, आपकी आउटपुट हो या ना हो। क्लियर। और वेरिएबल क्या था, वेरिएबल का मैंने आपको बताया था, इट चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। क्लियर। एग्जांपल है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का एग्जांपल कैसे चेंज करेगा, ठीक है। अगर हमारी बिक्री अच्छी हो रही है, कोई प्रोडक्ट हमने प्रोड्यूस किया है, उसकी बिक्री अच्छी हो रही है, वो कार है, कार हमने प्रोड्यूस की 10 यूनिट, हमारी क्या है, हमारी कार अच्छी बिक गई, सभी बिक गई, ठीक है। तो हम क्या, रॉ मटेरियल ऑब्वियसली हम लोहा ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे, ज़्यादा लोहा परचेज करेंगे, ठीक है। तो क्या हमारी वेरिएबल कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, ठीक है। और अगर हमारी प्रोडक्शन बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ रही है तो हमें और वर्कर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। प्रोडक्शन बढ़ रही है, ज़्यादा वर्कर की ज़रूरत पड़ रही है तो उनकी क्या, उनकी सैलरीज भी क्या है बढ़ जाएगी। क्लियर। और जब हमारा क्या है, जब थोड़ा धंधा मंद चला है धंधा, तो फिर उसका उल्टा होगा, ठीक है। तो ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट होगी। और मैंने आपको टोटल कॉस्ट समझा दिया है। टोटल कॉस्ट क्या हुई, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन प्रोडक्शन एट अ गिवन लेवल। टोटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या आ गया, आपकी फिक्स कॉस्ट भी आ गई और आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी आ गई। और एवरेज कॉस्ट भी मैंने आपको समझा दिया। एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या रहा आपका, ये है टोटल कॉस्ट क्या हो गया, एवरेज कॉस्ट क्या होगी, जो टोटल कॉस्ट आपकी होगी और डिवाइडेड बाय कितनी आपने वो यूनिट प्रोड्यूस की, कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की है, ठीक है। क्लियर। और एवरेज कॉस्ट भी दो तरह की होगी ऑब्वियसली। एवरेज कॉस्ट होगी, एक होगी एवरेज फिक्स कॉस्ट, जिसमें आप फिक्स कॉस्ट का फैक्टर लेंगे। फिक्स कॉस्ट मैंने बताया था जो हमेशा खर्चा आएगा ही आएगा, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हुई, वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटीज प्रोड्यूस, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या है आपका, चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। क्या है, एक हमने एडिशनल यूनिट अगर प्रोड्यूस किया है तो हमें कितना एक्स्ट्रा खर्चा पड़ रहा है, ठीक है। ये फॉर्मूला है इसका। ये डेल्टा TC देख रहे हो, क्या है ये डेल्टा, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, ठीक है, चेंज से। तो मतलब क्या होगा कि से 500, मैंने वही एग्जांपल है, 500 रुपये मैंने खर्च किए थे, 50 मैंने चॉकलेट्स प्रोड्यूस कर दी। अब मैंने 510 खर्च कर दिए, कितनी चॉकलेट प्रोड्यूस होगी 51, ठीक है। तो डेल्टा TC का मतलब क्या हुआ, 510 माइनस 500 डिवाइडेड बाय क्या है, कितना क्वांटिटी में चेंज आया 51 माइनस 50, तो क्या आएगा 10 डिवाइडेड बाय 1। तो मार्जिनल कॉस्ट कितनी आ रही है, सिंपल 10 आ रही है, ठीक है, 10 आ रही है। मतलब 10 रुपये हमें एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ रहे हैं अगर मैं एक यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रहा हूँ। बहुत सिंपल मैंने समझा दिया, इससे अच्छा कोई एग्जांपल हो ही नहीं सकता है। क्लियर। अब आए आपके
कर्व्स, जो कॉस्ट कर्व्स बनते हैं, ठीक है, जो ग्राफ बनता है, ठीक है, तो इस वे में बनता है आपका कॉस्ट कर्व, ठीक है। एवरेज शॉर्ट रन में देखेंगे और फिर लॉन्ग रन में देखेंगे। शॉर्ट रन का मतलब क्या है कि जब छोटे टाइम में हम ट्रैक करें। लॉन्ग रन में क्या है कि जब लंबा बिजनेस हमने खड़ा करना है, ठीक है। तो शॉर्ट रन में हम ये सब फैक्टर्स देखेंगे। कॉस्टिंग मैंने बता दिया आपको, हमने फिक्स कॉस्ट पढ़ा, हमने वेरिएबल कॉस्ट पढ़ा, हमने टोटल कॉस्ट पढ़ा, फिर हमने एवरेज भी पढ़ा, एवरेज टोटल कॉस्ट पढ़ा, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट पढ़ा और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पढ़ा, ठीक है। तो इन सब के ग्राफ ये बनते हैं और मार्जिनल कॉस्ट भी हमने पढ़ा है, ठीक है। तो शॉर्ट कर्व में क्या रहता है कि जो आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है, ठीक है। एवरेज, ये देखो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या है आपका, डाउनवर्ड स्लोपिंग रहेगा, ठीक है। मतलब ऐसा रहता है आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग, एवरेज फिक्स कॉस्ट ऐसे रहता है, क्लियर। क्योंकि इसमें आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है और आपका एवरेज क्या दिया है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज ये क्या है, एवरेज टोटल कॉस्ट दिया है, ठीक है। और आपका जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, क्लियर। तो इसका यू शेप है, देखो ये यू शेप है, ये जो ये वाला ग्राफ है ये आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है, क्लियर। तो इसका आप देख सकते हो, ठीक है, ये क्वांटिटी है और ये प्राइस है, ये क्या है, क्वांटिटी और ये प्राइस है, इसी पे ये बना है, ठीक है। और जो आपका अगर एवरेज फिक्स कॉस्ट है तो ऐसे को रहता है वो ग्राफ, वो कैसे को रहता है, ऐसे को रहता है। मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। डाउनवर्ड स्लोपिंग है, जैसा हमने डिमांड साइड में नहीं देखा था, डिमांड ऐसा ही रहता है। ये क्या आ गया आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ रह गया, ठीक है, ऐसा रह गया, ठीक है। अब एवरेज ये कैसा है, इसको बोलेंगे हम डाउनवर्ड स्लोपिंग। और उसके बाद आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसा है आपका, ये देखो ये आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपका यू शेप में, कि इनिशियली फॉल्स ड्यू टू इंक्रीजिंग रिटर्न। के शुरू में क्या है, शुरू में हमने क्या है, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ा दी, हमारी बिक्री भी हो रही है आइटम की, ठीक है, तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट कम होती जाएगी क्योंकि हमारी रिटर्न्स बढ़ रहे हैं। फिर क्या होगा, एक सैचुरेशन पहुंच जाएगी, ठीक है, फिर सैचुरेशन पहुंच जाएगी, फिर हमारी कॉस्टिंग तो बढ़ रही है पर उस हिसाब से हमें रिटर्न नहीं मिल रहे, ठीक है, तो ये ऐसे राइज कर रहा है, क्लियर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका ATC। अब आया टोटल, इन दो का सम, मतलब आपका ATC क्या था, एवरेज टोटल कॉस्ट क्या हुआ आपका, एवरेज FC प्लस AVC, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, यही है ना। और तो आपका जो एवरेज ATC है वो भी आपका क्या है, यू शेप है। ये कंबाइन इफेक्ट किसका है, ये कंबाइन इफेक्ट है इन दोनों का। देखो ये डाउनवर्ड था और ये यू शेप था, ठीक है। ये क्या है, जो आपका ये ATC है, एवरेज टोटल कॉस्ट, ये क्या बन रहा है आपका, यू शेप बन रहा है, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ AFC प्लस AVC, ठीक है, क्लियर है। तो हाँ, अब रहा आपका मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट आप देख सकते हो, ये मार्जिनल कॉस्ट है। मार्जिनल कॉस्ट का मैंने क्या बताया था कि हम एक यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस पर हमें कितना खर्चा आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या इंटरेस्ट इनको बाइसेक्ट करता है, क्या है, इन दोनों कर्व्स को ये बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। अब आप क्लियरली देख सकते हो कि जब मार्जिनल कॉस्ट बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के टाइम क्या क्वांटिटी कम है, ठीक है, और टोटल कॉस्ट के टाइम क्वांटिटी ज़्यादा है, Q2 है, इधर को बढ़ रहे हैं ना हम, ठीक है, क्लियर। तो पहले वो किसको करेगा, दोनों को कट करता है, बोथ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट फ्रॉम बिलो एट देयर लोएस्ट पॉइंट। तो देख सकते हो आपकी ये लोएस्ट पॉइंट है इनका, ठीक है। लोएस्ट पॉइंट से मतलब क्या हुआ, लोएस्ट पॉइंट हमारा तब है, ठीक है, ये देख रहे हो आप, ये हमारे लोएस्ट पॉइंट है। इस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का लोएस्ट पॉइंट ये है, एवरेज टोटल कॉस्ट का लोएस्ट पॉइंट ये है। इसका मतलब है कि हमारा यहाँ पे मिनिमम खर्चा आ रहा है, यहाँ पे मिनिमम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है और यहाँ पे मिनिमम एवरेज टोटल कॉस्ट है। इस टाइम पे क्या हो रहा है, इस टाइम पे हम ये सोचते हैं कि चलो बढ़ा देते प्रोडक्शन, ठीक है, तो ये क्या इसको कट कर रहा है, क्लियर। तो इतना सा आपने ध्यान में रखना, इंटरसेक्ट करता है एट देयर मिनिमम पॉइंट्स, ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं हम लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व। हमने ये वाला कौन सा था, ये था आपका शॉर्ट पे था, ये शॉर्ट रन में था, ठीक है, ये किस पे था आपका, शॉर्ट रन में था। अब हम देखेंगे लॉन्ग रन पे। लॉन्ग रन में कैसे रहता है, लॉन्ग रन में आपका ऐसे रहेगा, ठीक है, कि इट इज फॉर्म्ड बाय LAC एनवेलप का मतलब है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। ये क्या है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। जब आप ये सोच रहे हो कि बिजनेस हमने लंबा रन करना है, ठीक है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, तो ये क्या है, एनवेलप कर्व है, ठीक है। ये देखो ये आपका एनवेलप कर्व, ठीक है, यू शेप आ गया, ठीक है, या यू शेप होती है या एल शेप होती है। इट इज फॉर्म्ड बाय टचिंग द मिनिमम पॉइंट्स ऑफ ऑल शॉर्ट रन ATC कर्व्स, ठीक है। तो मतलब क्या है कि ये शॉर्ट रन था ना,
ये शॉर्ट रन है। से फॉर एग्जांपल ये 2 महीने का है, फिर अगले 2 महीने का भी ऐसे ही बनेगा, अगले 2 महीने का भी ऐसा बनेगा, ठीक है। जब उन सब को हम ज्वाइन करके लॉन्ग रन देखेंगे ना तो ऐसा बनता है, ठीक है। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि इट इज फाउंड बाय टचिंग द मिनिमम पॉइंट्स ऑफ ऑल शॉर्ट रन एटीसी कर्व्स, ठीक है। ये आपका एलएसी, ठीक है। ये क्या है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। और वैसे ही लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट भी, कि लॉन्ग रन हम यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं ज़्यादा, ठीक है, कि कितनी कॉस्टिंग पड़ेगी। तो यहाँ भी देखो इस पॉइंट पे ये इसको कट करा है, ये मिनिमम पॉइंट पे कट करा है। किस पे कट करा है, जो मिनिमम पॉइंट आपका किसका है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। वही कंसेप्ट है इसमें भी, ठीक है। इसमें हम एवरेज कॉस्ट में क्या दोनों का ले रहे सम, ठीक है। अब आप देख सकते हो रिलेशनशिप क्या रहता है आपका एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट क्या था कि हमने कितना खर्चा किया है डिवाइडेड बाय क्या है आपका कितनी क्वांटिटीज प्रोड्यूस की, और मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या हुआ कि कितना हमने पैसा एक्स्ट्रा झोंका है उस एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए। मार्जिनल कॉस्ट का यही मतलब है, ठीक है। तो जब आपका मार्जिनल कॉस्ट लेस देन एवरेज कॉस्ट है, ठीक है, जब आपका मार्जिनल कॉस्ट लेस देन एवरेज कॉस्ट है, ठीक है, तो आपका क्या है, एमसी इज पुलिंग एसी डाउनवर्ड, ठीक है। एमसी इज पुलिंग एसी डाउनवर्ड, ये आपका एवरेज कॉस्ट का था और ये एमसी था, ठीक है। इट इज पुलिंग एसी डाउनवर्ड। और जब मार्जिनल कॉस्ट आपकी ज़्यादा है एवरेज कॉस्ट से तो आपकी एवरेज कॉस्ट आपकी राइज कर जाएगी, ठीक है। एवरेज कॉस्ट है क्या आपकी राइज कर जाएगी। और इंटरसेक्शन कहाँ हो रही है, इंटरसेक्शन इनकी यहाँ पे हो रही है, जहाँ पे इनकी इंटरसेक्शन हो रही है, ठीक है। MC intersect AC at the minimum point of AC. This is the lowest point of the AC curve. तो obviously ये क्या है, लोएस्ट पॉइंट पे हिट करता है, वही जो मैंने आपको भी समझाया, ठीक है। तो व्हेन एवरेज कॉस्ट इज फॉलिंग, ठीक है, जब आपकी यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, ये एवरेज कॉस्ट आपकी फॉल कर रही है ना, ये एवरेज कॉस्ट। जब आपकी एवरेज कॉस्ट फॉल कर रही है तब आपका देखो मार्जिनल कॉस्ट क्या है, उससे कम है। ग्राफ से आप सिंपल देख सकते हो कि जब आपकी एवरेज कॉस्ट कम हो रही है, फॉल कर रही है, तो आपका मार्जिनल कॉस्ट क्या एवरेज कॉस्ट से कम है। सिंपल सी चीज़ें समझने के लिए। और जब आपका एवरेज कॉस्ट बढ़ रहा है, ये एवरेज कॉस्ट जब आपका बढ़ रहा है तो आपका मार्जिनल कॉस्ट क्या है, ऊपर है, ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, क्या है, ऊपर है, ठीक है, क्लियर। और जब आपका एवरेज कॉस्ट कांस्टेंट चला है, ठीक है, जब जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे क्या है आपका मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, ठीक है। तो जनरली क्या रहता है कि मार्जिनल कॉस्ट इज ऑलवेज टू द लेफ्ट ऑफ एवरेज कॉस्ट एंड कट्स एवरेज कॉस्ट फ्रॉम इट्स लोएस्ट पॉइंट। लोएस्ट पॉइंट पे ही क्या ये कट करेगा, ठीक है, क्लियर। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट में क्या रहता है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट में क्या आता है कि आपके ऑल फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, क्योंकि लॉन्ग रन में हम जा रहे हैं, लॉन्ग रन में हम बिजनेस रन कर रहे हैं। तो लॉन्ग रन में हम क्या है, हायरिंग फायरिंग सब चलेगी। इन्वेस्टमेंट हम जोकेंगे, हो सकता है कम इन्वेस्टमेंट करें बेस्ड ऑन कि हमारे पिछले रिजल्ट कैसे आए, ठीक है। हमारा ये शॉर्ट साइटेडनेस में क्या होता है, शॉर्ट रन में होता है कि हमने ये सोचा था कि चलो हमने बिजनेस 1 साल रन कर लिया, अब अगले साल का बाद में देंगे। लॉन्ग रन में कि हमने फ्यूचर देखा है कि आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद हमारा बिजनेस रन करेगा, तो उस बेसिस पे क्या हमारे फैक्टर्स वेरिएबल रहेंगे, क्लियर। अच्छा, अब ये तो हर केस में रहेगा कि फर्म क्या चूज करेगी, फर्म चूज करेगी कि सबसे एफिशिएंट हमारा प्लांट साइज क्या रहेगा, सबसे एफिशिएंट हमारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या रहनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या रिसर्च होती है, क्लियर। तो अच्छा, मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो कि LAC क्या है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट क्या है, एनवलप ऑफ शॉर्ट रन AC कर्व्स, क्या है, एनवलप ऑफ शॉर्ट रन AC कर्व्स। तो मैंने आपको बताया था ना कि इन सबको जब हम ये छोटे टाइम पीरियड के लिए, एक क्वार्टर के लिए इमेजिन करो, एक क्वार्टर के लिए अलग आएगा, अगले क्वार्टर के लिए अलग आएगा, अगले क्वार्टर के लिए अलग आएगा, ठीक है, या 1 साल के लिए या 1 साल के, तो उनको सब कंबाइन करेंगे, जो वो पूरा एनवलप बनेगा वो क्या बनेगा आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, ठीक है, क्लियर। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, क्लियर। अपने कर्व का ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि जो मैंने ग्राफ बताया, ठीक है, जब आपकी एवरेज कॉस्ट कम हो रही है तो मार्जिनल कॉस्ट क्या है, उससे कम रहेगा। फिर मार्जिनल कॉस्ट कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, जहाँ पे आपकी एवरेज कॉस्ट क्या है, मिनिमम है, ठीक है। जब आपकी एवरेज कॉस्ट बढ़ने लग जाएगी तो मार्जिनल कॉस्ट क्या उससे ज़्यादा होगा, ऐसी है ना, ठीक है। अब आया हम नेक्स्ट, ठीक है। अब देखो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ठीक है। देखो हमने कहाँ तक कर दिया, यहाँ तक हमने कवर कर दिया, अभी यहाँ से आगे करेंगे हम, ठीक है। इकोनॉमीज ऑफ क्या करेंगे हम, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है।
तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है क्या? इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब है इकोनॉमीज ऑफ स्केल आर द कॉस्ट एडवांटेजेस दैट बिजनेसेस गेन एज देयर प्रोडक्शन वॉल्यूम इंक्रीजेस। मतलब सिंपल सी चीज़ है, स्केलेबिलिटी का मतलब है कि आप अपना बिजनेस कितना एक्सपैंड कर सकते हो, कि आपने अपना ज़्यादा प्रोडक्शन कर दी, तो आप जब आपने वॉल्यूम में चीज़ें प्रोड्यूस कर दी, वॉल्यूम में चीज़ें प्रोड्यूस कर दी, तो आपको बिजनेस को कितना प्रॉफिट मिलेगा उससे। सिंपल सी बात ये है, क्या है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल आर द कॉस्ट एडवांटेज दैट बिजनेसेस गेन एज देयर प्रोडक्शन वॉल्यूम इंक्रीजेज लीडिंग टू लोअर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो एग्जाम्पल मैं मोबाइल फ़ोन का ही दूंगा, स्मार्टफोन मार्केट का ही दूंगा। ठीक है, तो आपको पता है कि चाइना और इंडिया का कंपटीशन है। ठीक है, बट हम अभी काफ़ी पीछे चाइना से, क्योंकि चाइना से वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी आफ्टर यूएसए। तो चाइना का मैन्युफैक्चरिंग हब में देखो कितना बड़ा साइज़ है। ठीक है, जब स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, ठीक है, तो चाइनीज़ का पूरा कैप्चर है। क्यों? क्योंकि वो इतने वॉल्यूम में सब कुछ प्रोड्यूस करते हैं कि इतने, जो मैं स्केलेबिलिटी का बात कर रहा हूँ, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का, उस पर चलता है चाइना। ठीक है, कि चाइना थोड़े लोअर क्वालिटी का जो प्रोडक्ट है बनाएगा। ठीक है, जब मदरबोर्ड बना दिया फ़ोन का या कैमरा बना दिया, तो बहुत सारे लेंस बना दिए। ठीक है, तो वो इतने ज़्यादा वॉल्यूम में बढ़ा देता है, ठीक है, कि उनकी जो कॉस्टिंग है वो बहुत ही कम हो जाती है। ठीक है, करते तो वो लोअर क्वालिटी का मटेरियल यूज़ है। ठीक है, और वो ब्लेस्ड भी है रेयर अर्थ मटेरियल से, जो चाहिए होते हैं इन सब के लिए, मदरबोर्ड बनाने के लिए, आपके स्मार्टफोन बनाने के लिए। ठीक है, तो चाइना इस चीज़ पे चलता है। ठीक है, कि अगर मैं एग्जांपल दूं कि से इंडिया में कोई स्मार्टफोन असेंबल करना है, ठीक है, इंडिया में कोई स्मार्टफोन असेंबल करना है, ठीक है, तो वो पूरा सब कुछ जोड़ के, कैमरा, प्रोसेसर, ठीक है, बैटरी, ठीक है, सॉफ्टवेयर, वो सब जोड़ के से वो 20,000 का पड़ता है। ठीक है, 20,000 का वो पूरा पड़ रहा है उसकी असेंबलिंग। तब जाके क्या है, हमारा बिजनेसमैन सोचेगा कि 20,000 का बना है, तब जाके मैं 25,000 का बेचता हूँ। वैसे तो ज़्यादा का ही बेचेगा, बट एक जनरल एग्जाम्पल है। ठीक है, बट अब उसका बजट क्या है? बजट उसका इतना होता है कि चलो वो 100 यूनिट प्रोड्यूस कर पाएगा। ठीक है, चाइना में क्या होता है, चाइना में क्या होता है कि माइक्रो प्रोसेसर इतने बना दिए, कैमरे के लेंस इतने बना दिए, बैटरीज इतनी मास मैन्युफैक्चरिंग कर दी। ठीक है, फिर असेंबल क्या है, असेंबल करके उसका खर्चा मान लो चाइनीज जो ओनर है उसका इतना 5,000 आ रहा है, सिर्फ 5,000 आ रहा है। वो सोचता है कि मैं 15,000 में बेच देता हूँ। ठीक है, और अब क्या है, इसका बजट क्या है, 20,000 ये अफोर्ड कर सकता था एक यूनिट पे, ये कितना अफोर्ड कर पा रहा है चाइना का जो बिजनेसमैन है, 5,000, तो ये कितना 1,000 यूनिट प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, तो देखो ना, इसके ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस कमाएगा कि नहीं? तो ये यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आपकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ गई। क्या आ गई आपकी? इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ गई। ठीक है, कि उसने इतने वॉल्यूम में प्रोडक्शन बढ़ा दी, इतने वॉल्यूम में प्रोडक्शन बढ़ा दी चाइना ने, कि जो आपका कॉस्ट एडवांटेज है वो बहुत ही अच्छा मिल गया एज कंपेयर टू एक इंडियन बिजनेसमैन। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका इंटरनल इकोनॉमीज, आंतरिक अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो ये क्या है, इंटरनल इकोनॉमीज होगा जो किसी फर्म के अंदर की बात हो रही है। ठीक है, बेनिफिट्स एंजॉयड विद इन द फर्म एज इट एक्सपैंड्स, कि वो फर्म जब एक्सपैंड कर रही है तो इंटरनल इकोनॉमीज उसकी कैसे चलती है। क्लियर? पहला है आपका टेक्निकल इकोनॉमीज। टेक्निकल इकोनॉमीज कैसे अच्छे वे में कैसे चलेगी, मतलब हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल को ही पढ़ रहे हैं, बट पहले पढ़ रहे हैं हम इंटरनल वे में कैसे आप ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो कि आपकी कॉस्टिंग भी कम हो और आपकी प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज होगा, रेवेन्यू आपका बढ़ेगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो क्योंकि रेवेन्यू है, आपका प्रॉफिट है क्या, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। अगर रेवेन्यू माइनस कॉस्ट आपका, अगर कॉस्ट ज़्यादा है रेवेन्यू कम है तो आप लॉस में जाओगे, और अगर आपका रेवेन्यू ज़्यादा है और कॉस्ट कम है तो आप प्रॉफिट में जाओगे। ठीक है, और अगर रेवेन्यू बराबर कॉस्टिंग है तो आपका क्या है, ना लॉस है ना प्रॉफिट है। ठीक है, मतलब 100 रुपये आपने खर्चे है, 100 रुपये आप क्या है कमा रहे हो, तो कोई वो नहीं है, बिजनेस आपका बस रन कर रहा है। ठीक है, वही अगर कॉस्टिंग आपकी 100 रुपये और कमा आप 150 रुपये तो 50 रुपये का प्रॉफिट है। और वहीं तो तीसरा केस क्या बनेगा, अगर आप खर्चा कर रहे हो 100 रुपये का और कमा आप 80 रुपये रहे हो तो 20 रुपये का नुकसान हो गया, लॉस हो गया। बहुत सिंपल सी चीज़ है, हमारी डेली पॉकेट से रिलेटेड ही है। ठीक है, तो टेक्निकल इकोनॉमी में क्या हुआ कि जब हम एडवांस्ड मशीनरी या स्पेशलाइजेशन इंप्रूव मशीनरी लेंगे तो उससे क्या एफिशिएंसी इंप्रूव करती है, एफिशिएंसी इंप्रूव करेगी, प्रोडक्शन जो आपके कैपेबिलिटी है आपकी वो इंक्रीज करेगी। जहां आपसे 50 चॉकलेट प्रोड्यूस कर पा रहे थे वहां पे 55 करोगे। ठीक है, सेम खर्चे पे आप 5 यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है, क्यों? बिकॉज ऑफ एडवांस्ड मशीनरी। नेक्स्ट है आपका मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स। मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स का मतलब है कि प्रोफेशनल मैनेजर्स है। ठीक है, प्रोफेशनल मैनेजर्स है, डेटा एनालिटिक्स कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हाँ आप ऐसा कर दो वैसा कर दो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर सिंपल सा मैनेजरियल डिसीजन रह गया कि वो अपने वर्कर्स को ये बता दे कि
जो वर्कर्स हैं हमारे वो 8 घंटे ही काम करेंगे, 8 घंटे काम करेंगे, क्योंकि अगर मैनेजर्स ने ये ऑब्जर्व किया कि जब अगर हम इनको आधा घंटा एक्स्ट्रा काम करवा रहे हैं तो आउटपुट मर रही है, ठीक है, टाइम भी ज़्यादा लग रहा है और आउटपुट भी मर रही है, तो 8 घंटे जब हम करें तो ज़्यादा ये यूनिट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, क्लियर। और उस आधे घंटे में क्या, आधे घंटे में हम जो बिजली का खर्चा भी हमारा है, ठीक है, वर्कर्स हमारे काम कर रहे हैं, ठीक है, पर वो क्या है, खर्चा हमें उल्टा ही पड़ रहा है, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका मैनेजेरियल इकोनॉमीज। फिर है आपका फाइनेंशियल इकोनॉमीज। फाइनेंशियल इकोनॉमी से क्या हो गया कि जो लार्ज फर्म्स है, लार्ज फर्म्स को जो लोन्स मिलते हैं वो चीपर इंटरेस्ट रेट पे अगर मिल जाए, ठीक है, चीपर इंटरेस्ट रेट पे अगर मिलेंगे तो आप क्या, ऑब्वियसली आपको बैंक को कम पैसा देना होगा, कम पैसा वापस करना है, तो ऑब्वियसली वो पैसा आप अपने बिजनेस में लगा सकते हो, बिजनेस में लगा सकते हो, तो कॉमन चीज़ है, ठीक है, आप इन्फर कर लोगे। नेक्स्ट है आपका मार्केटिंग इकोनॉमीज। मार्केटिंग इकोनॉमीज का क्या है, बल्क बाइंग और बल्क सेलिंग इज लोअर कॉस्ट, ठीक है। ये क्या है, जो चाइना वाला मैंने एग्जांपल आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है, कि बल्क में ये छोटे छोटी चीज़ें, जो वहाँ का चाइना का असेंबलर है, जैसे शाओमी का फ़ोन का ओनर है, ठीक है, तो वो बल्क में बैटरीज खरीदेगा सस्ती, बल्क में लिथियम, बल्क में वो माइक्रो प्रोसेसर खरीदेगा, बल्क में वो कैमरा लेंस खरीदेगा, बल्क में वो, ठीक है, फिर क्या वो अपना असेंबल करेगा, और उसका क्या है, मैंने बताया था ना कॉस्टिंग उसकी कितनी पड़ रही है, यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दिया था आपको, कॉस्टिंग उसको से 5,000 ही पड़ रही है, और बल्क में बेच देगा वो। जहाँ मैंने बताया था ना कि 20,000 फ़ोन उसने प्रोड्यूस किए, ठीक है, 20,000 रुपये का फ़ोन प्रोड्यूस किया, वो सिर्फ 100 यूनिट ही खर्चा अफोर्ड कर सकता है, फिर जाके वो 25,000 में बेचेगा, ठीक है। चाइना में का मैंने बताया था कि 5,000 रुपये लगे, बल्क में उसने सारे प्रोडक्ट्स अपने असेंबल करके स्मार्टफोन बनाया, 5,000 उसकी कॉस्टिंग आई, और वो उसको हो सकता है 15,000 में बेचे, ठीक है, पर वो क्या है, ये 1,000 यूनिट कर देगा, तो ये कहाँ इसके साथ कम्पीट कर पाएगा, ठीक है। तो ये मार्केटिंग इकोनॉमिक्स का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट है आपका रिस्क बियरिंग इकोनॉमीज। रिस्क बियरिंग इकोनॉमीज क्या बोलता है कि जो बड़ी बड़ी फर्म्स होती है, बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, वो अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो डाइवर्सिफाई करती है, तो क्या है, उनका रिस्क कम हो जाता है। बेस्ट एग्जांपल है टाटा, ठीक है, टाटा का आपने देखा होगा, टाटा के एयरप्लेन्स भी है, एरोप्लेन्स भी है, ठीक है, टाटा की सुई भी है, टाटा सॉल्ट, कितने, टाटा टी, कितना डाइवर्सिफिकेशन किया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि अगर एक प्रोडक्ट उनका लॉस में चला भी जाए तो ऐसा नहीं दूसरे हैं, ठीक है। तो जितनी जो बड़ी फर्म्स होती है वो अपने प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई कर देती है, क्लियर। बेस्ट एग्जांपल मैंने बता दिया। हमारी इन्वेस्टमेंट का भी ऐसे ही रहता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट का भी तो ऐसे ही रहता है कि से बोलते हैं ना कि सेविंग्स करते हैं, तो जैसे हम क्या करते हैं, एक जगह अगर पैसा लगा दे सेविंग्स में तो वो गलत रहता है कि अगर से मेरी सैलरी 80,000 है, 80,000 में से मेरा खर्चा से सिर्फ 40,000 आ रहा है, 40,000 मेरे पास सेविंग है, ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं करूँगा कि मैं 40,000 का सोना ही ले लूँगा। इससे अच्छा मैं क्या करूँगा कि 10,000 का मैंने सोने पे डाल दिया, 10,000 की मैंने म्यूचुअल फंड डाल दी, 10,000 के मैंने स्टॉक खरीद लिए, 10,000 मैंने रियल एस्टेट में डाल दिए, ठीक है। तो वो क्या है, रिस्क मेरा कम हो जाएगा। अगर मेरी 4 जगह मैंने इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, उसमें से एक से मेरे को नेगेटिव रिटर्न भी आ जाए तो कोई बात नहीं, बाकी 3 से क्या है, बाकी 3 से पॉजिटिव रिटर्न आएगी। तो वही चीज़ इसमें आई है, ठीक है। वो थी इंटरनल क्या थी, पहले हमने की थी इंटरनल इकोनॉमीज, ठीक है। अब हम देखेंगे एक्सटर्नल इकोनॉमीज। एक्सटर्नल इकोनॉमीज यानी कि जो बाहर की इकोनॉमीज होती कि बेनिफिट्स ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ द इंडस्ट्री, नॉट जस्ट द फर्म, ठीक है। अगर आपकी इंडस्ट्री एक्सपैंड कर दी, उसमें हम सिर्फ फर्म की बात कर रहे थे, छोटे स्केल पे बात कर रहे थे, अब हम बड़े स्केल पे बात करेंगे। पहला है आपका एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्री। तो एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्री क्या बोलता है कि जैसे जैसे आपकी इंडस्ट्री ग्रो करेगी वैसे वैसे आपकी इनपुट कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी, विच विल और क्या फैसिलिटीज़ आपकी इम्प्रूव होगी, ठीक है। तो जैसे जैसे आपकी इंडस्ट्री क्या है, ये एक्सटर्नल फैक्टर है, जैसे जैसे आपका से आईटी सेक्टर इम्प्रूव कर रहा है, जैसे आईटी सेक्टर इम्प्रूव कर रहा है तो क्या है, आपकी इनपुट कॉस्ट आपकी कम हो रही है और आपका फैसिलिटीज़ भी क्या है, इम्प्रूव हो रही है, ठीक है। फिर आपका बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, देखो इसका बेस्ट एग्जांपल है, अगर गवर्नमेंट अच्छे रोड्स बनाएगी, अच्छे रेलवेज, अच्छे ब्रिजेस, ठीक है, तो उसे हमने एक कार मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट है, ठीक है, किसी जगह पे, ठीक है, अगर वहाँ पे रॉ मटेरियल टाइम पे नहीं पहुँच रहा है, अगर वहाँ रॉ मटेरियल टाइम पे नहीं पहुँच रहा है तो टाइमली वो कहाँ पे प्रोडक्शन हो पाएगी, ठीक है। अगर अच्छे रोड है, बिजली वहाँ पे पहुँच रही है, ठीक है, तो क्या है, ऑब्वियसली क्या होगा, आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है आपका स्किल्ड लेबर अवेलेबिलिटी। क्या है आपका स्किल्ड लेबर अवेलेबिलिटी की जिस आदमी को कोई वो स्किल आती है, ठीक है, कोई जो स्किल आती है, एक कारपेंटर है, कारपेंटर को अगर चेयर बनाने की स्किल आती है तो वो जल्दी काम करेगा, वहीं उसकी जगह अगर आप कारपेंटर की जगह कोई दूसरा आदमी रख लोगे जिसको ये काम ही नहीं आता है, ठीक है, से फॉर एग्जांपल कोई टीचर को रख लोगे, कारपेंटर रख लोगे, ठीक है, तो वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अगर स्किल लेबर है, अगर मुझे कारपेंटर की ज़रूरत है, अगर मेरी
जो मैंने बनानी ही टेबल और चेयर है और मुझे कारपेंटर चाहिए, अगर वो स्किलफुल आदमी है तो वो जल्दी काम करेगा। अगर वहीं मैं टेबल चेयर बनाने के लिए कोई IT बीटेक वाला आदमी ले आऊँगा तो वो नहीं कर पाएगा उतनी जल्दी, क्योंकि वो स्किल है। ठीक है, क्लियर। और सेम आप IT इंडस्ट्री के लिए भी बोल सकते हैं, ठीक है, कि अगर किसी को कंप्यूटर की नॉलेज नहीं, वो IT सेक्टर में कैसे काम कर पाएगा। क्लियर। अब आया आपका डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। पहले हमने इकोनॉमीज ऑफ स्केल पढ़ी थी, उसके बेनिफिट पढ़े थे, ठीक है। अब आया डिसइकोनॉमीज, अगर ये स्केलेबिलिटी नहीं हो रही है, ठीक है, अब इसका उल्टा है। क्लियर। तो क्यों क्यों हो सकता है? मैनेजेरियल इनएफिशिएंसी। क्या है मैनेजेरियल इनएफिशिएंसी? कि अगर कुछ ज़्यादा ही आपके एम्प्लॉयज़ है, टू मैनी एम्प्लॉयज़ है, बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट्स है, तो वो क्या करते हैं, मैनेजमेंट आपकी डिफ़िकल्ट कर देते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ कि 2014 में मोदी सरकार आई थी, ठीक है, तो बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ बनी हुई थी उनसे पहले, कि पता नहीं 58-60 मिनिस्ट्री बनी हुई थी उससे पहले वाली गवर्नमेंट में, ठीक है। उन्होंने उसने सबसे पहले क्या कॉस्ट कटिंग की, मिनिस्ट्रीज़ क्या मर्ज कर दी, ठीक है। क्यों? तो फिर क्या डिसीजन लेने ईजी हो गए, ठीक है। तो जैसे एनवायरनमेंट की मिनिस्ट्री अलग थी, पहले क्या था, एग्रीकल्चर की मिनिस्ट्री अलग थी, फिशरीज की अलग थी, ऐसा था ना। अब क्या, अब कंबाइन कर दिए, ठीक है। तो उससे क्या है, आपकी मैनेजरियल इनएफिशिएंसी कम होगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पुअर कम्युनिकेशन। पुअर कम्युनिकेशन ये है कि अगर टाइमली मैसेज ना पहुंचे, ठीक है, बॉस का मैसेज टाइमली अपने वर्कर्स तक ना पहुंचे, तो क्या है, ऑब्वियसली काम अच्छे से नहीं होगा। क्लियर। एरर्स आपके ज़्यादा होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट की प्रोडिक्शन है कि मार्केट में मंदी है, ठीक है, तो जो टॉप बिजनेसमैन है, ठीक है, उनको एडवाइस, जो उनके एडवाइजर्स होते हैं, उन्होंने बोला है कि आप इस क्वार्टर में ऐसा करो कि 50 कार मत प्रोड्यूस करो, बस 45 प्रोड्यूस करो, ठीक है। नीचे वो पहुंचा नहीं, नीचे वो मैसेज आपका पहुंचा नहीं, और वर्कर्स ने 55 कारें प्रोड्यूस कर दी, 5 एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर दी, तो क्या है, बिकेगी तो 45 ही, ठीक है, बिकेगी तो 45 ही, और क्या है, आपके पास 10 क्या एक्स्ट्रा का एक्स्ट्रा स्टॉक पड़ा रह गया, वो ऐसे ही वेस्ट जाएगा, उसका लेबर पड़ गया, खर्चा आ गया, तो वो उसकी वेजेस तो देनी पड़ेगी, ठीक है। ये किसमें आ गया आपका पुअर कम्युनिकेशन। फिर आया ओवर एक्सपेंशन। ओवर एक्सपेंशन, ओवर एक्सपेंशन का सिंपल सा मतलब है कि अगर मैं लेमन टर्म में बोलूँ कि अपनी औकात से ज़्यादा आपने एक्सपैंड कर दिया, ठीक है। आपको सब देखना पड़ता है, मार्केट कैसी है, कितना आपका पॉकेट अलाउ करिए, कितना आप खर्चा अफोर्ड कर सकते हो, कितने लोगों की आप सैलरी दे सकते हो, कितना आप बिजली का खर्चा अफोर्ड कर सकते हो, कितना आप रेंट अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने उससे ज़्यादा कर दिया, ठीक है, ज़्यादा कर दिया, तो क्या है, ये केस में आ गया आपका डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है। एफिशिएंसी नहीं रहेगी। एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि बेटर आउटपुट निकले, ठीक है, बेस्ट आउटपुट निकले। क्लियर। और फिर आ गया आपका एक पॉइंट ये भी है, राइजिंग इनपुट कॉस्ट, कि अगर आपका रॉ मटेरियल महंगा हो जाए, ठीक है, मोर डिमांड फॉर इनपुट्स में इंक्रीज देयर प्राइस। फॉर एग्जांपल, आपकी बिजली महंगी हो जाए, आपको इंटरेस्ट जो लोन ले रहे हो आप वो महंगा मिले, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका कंजेशन। कंजेशन का मतलब क्या होगा कि कुछ ज़्यादा ही वर्कर्स आपने लगा दिए, ठीक है। आपको चाहिए कितने वर्कर, से आपकी कैपेसिटी है कि आप 1000 वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो, ठीक है। आपने कितने 1800 लगा दी, 800 फालतू की लगा दी, ठीक है। तो क्या ओवर क्राउडिंग होगी, टू मैनी मशीन्स और वर्कर्स क्रिएट ओवर क्राउडिंग, और प्रोडक्टिविटी क्या है, कम हो जाएगी, ठीक है। मतलब सिंपल सा है कि 1000 वर्कर अगर लगाए, अगर 1000 वर्कर मेरे 1000 गाड़ियाँ बना सकते थे, वहीं मैंने क्या कर दिया, 1800 वर्कर से मेरी 5000 गाड़ियाँ बन गई, तो क्या मेरी आउटपुट तो मर गई, ठीक है। क्लियर। पैसा मेरे को उतना ही देना पड़ रहा है, ज़्यादा देना पड़ रहा है इनफैक्ट। क्लियर। तो रिजल्ट क्या है आपका, लॉन्ग एवरेज कॉस्ट स्टार्ट्स राइजिंग। जो मैं देख रहे हो आप, अब मैं बताता हूँ आपको, जो ग्राफ है, ठीक है, यहाँ समझ पाओगे आप, ठीक है। देखो लॉन्ग टर्म देखो, आपकी एवरेज कॉस्ट तभी बढ़ती है जब ये डिसइकोनॉमीज वाला इशू आता है। क्लियर। ओवर एक्सपेंशन हो जाए, ठीक है। कहाँ थे हम? क्लियर। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा सब। अब ये सब मैंने कल क्लियर कर दिया था, रेवेन्यू के कंसेप्ट थे, कॉस्टिंग हमने कर ली, अब आया रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू क्या हुआ, टोटल रेवेन्यू क्या हुआ, ठीक है। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला रहता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल कॉस्टिंग तो चलो वो सब कर लिया था हमने, कॉस्टिंग क्या होगी, इस साइड होगी कॉस्टिंग, इस साइड क्या आएगा, रेवेन्यू आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने 50 चॉकलेट प्रोड्यूस करी, 50 चॉकलेट प्रोड्यूस करी, और प्राइस क्या रखा उनका 10, तो कितना रेवेन्यू आया मेरा टोटल, 500 रुपये, ठीक है। क्लियर। और कॉस्टिंग हो सकता है मेरे को कितनी आई, 450 रुपये, इनका डिफरेंस क्या आया, 50 रुपये, 50 रुपये मेरा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब आया एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू का मतलब है कि मेरा टोटल रेवेन्यू कितना है, 500 रुपये, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू मतलब कि मेरा एक यूनिट बिकने पे मेरे को कितना रेवेन्यू मिल रहा है, एक चॉकलेट बिकने पे। तो ईजी है, 500 मेरा क्या है, टोटल रेवेन्यू था, 500 रुपये मैंने टोटल कमाए, और मैंने कितनी चॉकलेट बेची थी, 50,
50, तो मेरा 10 रुपये किससे आ रहा है, एक चॉकलेट से आ रहा है, ठीक है। तो एवरेज रेवेन्यू क्या होता है आपका, प्राइस होता है। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, प्राइस होता है। और ये डिमांड कर्व को ही फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, डिमांड कर्व को, ठीक है, जो आपका एवरेज रेवेन्यू होता है। नेक्स्ट आ गया मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल कॉस्ट मैंने बता दिया कि एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने पे हमें कितना खर्च आएगा। तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, ऑब्वियसली कि मैंने एक एक्स्ट्रा यूनिट मैंने प्रोड्यूस किया है तो मैं उससे कितना कमाई करूंगा, ठीक है, कि एडिशनल रेवेन्यू अर्नड बाय सेलिंग 1 मोर यूनिट ऑफ आउटपुट, ठीक है, क्लियर। तो वही एग्जांपल मैं फिर से समझा देता हूँ। वो मैंने कॉस्ट बताई थी ना आपको कि 10 रुपये फालतू पड़ रहा था, ठीक है, क्लियर। तो से क्या है, हम एडिशनल रेवेन्यू अर्नड बाय सेलिंग 1 मोर यूनिट ऑफ आउटपुट, ठीक है। तो वो किस में कितना आ रहा था, 500 रुपये अर्न कर रहा था मैं, ठीक है। अब मैं 550 रुपये अर्न कर रहा हूँ, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू का डिफरेंस क्या आया, 50 रुपये का डिफरेंस आया, ठीक है। कितना है, मैंने एक यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किया, तो मेरा मार्जिनल रेवेन्यू क्या बना, 50 रुपये। 50 रुपये में एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने पे, ठीक है, क्लियर। अब आया आपका एवरेज रेवेन्यू और मार्केट रेवेन्यू अलग अलग कंडीशंस में कैसे बिहेव करते हैं, डिफरेंट जो मार्केट की कंडीशन होती है, ठीक है। तो पहला है परफेक्ट कंपटीशन। वैसे तो मैं कंपटीशन वगैरह नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, पर परफेक्ट कंपटीशन में क्या रहता है कि जब बराबरी का खेल हो, ठीक है, बराबरी, जब रिलायंस है तो एयरटेल भी है, ठीक है, क्लियर। तो इसमें क्या रहता है, परफेक्ट कंपटीशन में क्या रहता है कि सब कंपनीज को अपने प्राइस सेम रखने पड़ते हैं। जो एवरेज रेवेन्यू है आपका वो क्या रहता है, आपका मार्जिनल रेवेन्यू ही होता है, क्लियर। जो आपका एवरेज रेवेन्यू है आपका मार्जिनल रेवेन्यू ही रहता है, ठीक है। अगर इस केस में, ये वाले केस में मैंने कितना आया था मेरे पास प्रॉफिट, 10 रुपये आया था, ठीक है, 10 रुपये। अब मैंने एक क्या है, मैंने एक यूनिट बढ़ा दिया और, ठीक है, तो मेरा एवरेज रेवेन्यू भी 10 है, ठीक है, और मेरा मार्जिनल रेवेन्यू भी कितना आ गया, 10 आ गया, यानी कि प्राइस आ गया। उस केस में क्या आपका परफेक्ट कंपटीशन रहेगा। तो क्या बनता है आपका हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व बनता है। क्या बनता है, हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व। और इम्परफेक्ट में क्या होता है, इम्परफेक्ट का मतलब है कि कंपटीशन ही कुछ नहीं है, ठीक है, कि मोनोपोली है। मोनोपोली मतलब है कि एक ही कंपनी है जो वो प्रोडक्ट बनाती है, तो वो अपने हिसाब से क्या प्राइसिंग कर लेता है, अपने हिसाब से प्राइसिंग रख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि परफेक्ट में क्या है, इनको डर रहता है कि मैंने कुछ गलत किया तो सामने जो दूसरी मेरी कंपटीटर कंपनी है वो ज़्यादा रेवेन्यू ले जाएगी, मेरा प्रोडक्ट कोई खरीदेगा नहीं, ठीक है। इम्परफेक्ट में क्या, मोनोपोली होगी, ठीक है, लोगों को पास चॉइस नहीं है कोई। अब हाँ, ये हो सकता है कि लोग लेना ही छोड़ दे, हो सकता है, तो उस लेना छोड़ देंगे तो उस कंपनी के लिए लॉस है, ठीक है। तो इसमें क्या है, AR एवरेज रेवेन्यू आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है, क्लियर। और ये है MR लाइज बिलो एवरेज रेवेन्यू, ठीक है। इम्परफेक्ट में क्या होता है कि आपका एवरेज जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो आपके एवरेज रेवेन्यू से नीचे रहता है, ठीक है, क्लियर। और जो मार्जिनल रेवेन्यू है इट फॉल्स फास्टर देन AR, ठीक है। सिंपल सी बात है कि आप एवरेज रेवेन्यू ऐसा है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, ऐसे को नीचे को रहेगा। नीचे से मैंने जो अभी हमने देखा था, हमने कॉस्टिंग का देखा था ना, तो मार्जिनल रेवेन्यू में भी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो से ये आपका एवरेज रेवेन्यू है तो मार्जिनल रेवेन्यू आपका ऐसा रहेगा, ठीक है, इसके नीचे ही रहेगा, क्लियर। और ये ज़्यादा स्केल पे ये फॉल करेगा एज कम्पेयर टू, ये आपका AR है, ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू है, ठीक है, क्लियर। तो अब रिलेशनशिप क्या है, अगर आपका एवरेज रेवेन्यू डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है, अगर आपका एवरेज रेवेन्यू डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है, ऐसा है, तो मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज रेवेन्यू। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपने ज़्यादा यूनिट सेल करने हैं तो फर्म को अपना प्राइस भी कम करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ज़्यादा यूनिट बेचने हैं तो फर्म्स को अपना प्राइस भी कम करना पड़ेगा। अगर आपका मार्जिनल रेवेन्यू 0 है, ठीक है, जब मार्जिनल रेवेन्यू आपका 0 है तो आपका टोटल रेवेन्यू आपका मैक्सिमम होगा। क्या होगा, टोटल रेवेन्यू आपका मैक्सिमम होगा, ठीक है, क्लियर। तो एट दिस पॉइंट टोटल रेवेन्यू रीचेज इट्स हाईएस्ट लेवल। जब आपका टोटल रेवेन्यू हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गया है तो आपका मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, वो आपका 0 है। फिर है आपका कि जब तक आपका मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव है, एज लॉन्ग एज योर मार्जिनल रेवेन्यू इज पॉजिटिव, आपका टोटल रेवेन्यू भी इंक्रीज करता जाएगा। कि ये कि सिंपल सी इकोनॉमीज है,
सिंपल सी इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है कि मैंने एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस किया, ठीक है, एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस किया, उससे मेरे को रेवेन्यू ज़्यादा आ रहा है, रेवेन्यू मेरा बढ़ रहा है। जब तक मेरा रेवेन्यू बढ़ रहा है एक एक यूनिट की प्रोडक्शन में, वैसे वैसे मेरी टोटल रेवेन्यू भी इंक्रीज करती जाएगी, ठीक है। और जब ये उल्टा केस हो गया, जब ये उल्टा केस हो गया तो क्या है, आपका टोटल रेवेन्यू क्या है, कम ही होगा, ठीक है। लास्ट है अब ब्रेक इवन एनालिसिस, ठीक है। ब्रेक इवन एनालिसिस क्या है कि अब इसमें ये कब आता है आपका, लेवल ऑफ आउटपुट वेयर टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, मतलब आपका टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो एट ब्रेक इवन पॉइंट क्या रहता है, ये ब्रेक इवन पॉइंट, ये है ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। तो ये आपकी कॉस्टिंग है, ठीक है, इस साइड आपका रेवेन्यू है, इस साइड आपका यूनिट सोल्ड है, ठीक है। ये आपकी कॉस्टिंग आ गई, ये आपका रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू देखो आपका इंक्रीज करा है, कॉस्टिंग भी आपकी एक पॉइंट पे क्या है, इसको कैंसिल कर देगी। जो ये कब करेगी आपकी, इंटरसेक्ट करेगी कब, जब आपका कॉस्ट और रेवेन्यू बराबर हो गया, ठीक है। और ये आपकी फिक्स कॉस्ट है, ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। तो आप बोलोगे कि यहाँ से स्टार्ट क्यों हुआ है, इसलिए क्योंकि ये फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट तो आपकी रहेगी ही रहेगी, उसके ऊपर जो है आपकी वेरिएबल कॉस्ट है अकॉर्डिंग टू मार्केट में आपकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, ठीक है। तो एट ब्रेक इवन पॉइंट द फर्म ओनली कवर्स इट्स टोटल कॉस्ट। वही है कि 100 रुपये मैं खर्च कर रहा हूँ, 100 रुपये मैं कमा रहा हूँ, ठीक है। अगर क्या है बियॉन्ड दिस पॉइंट, ठीक है, तो जो अगर ये वाला जो डिफरेंस है इसके ऊपर क्या है, ठीक है, देख सकते हो आपकी रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा है, कॉस्टिंग नीचे जा रही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लूँ, ठीक है, क्लियरली ये ऊपर है पॉइंट, ये ऊपर है ना, ये नीचे है, ठीक है, कि तो इसके बीच क्या है, आप चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ एग्जाम्पल से, ठीक है। मैंने से 50 चॉकलेट प्रोड्यूस की, अब मैं इसकी ट्रेसिंग करूँगा, ठीक है, क्लियर। और इसकी ट्रेसिंग करूँगा, इस साइड रेवेन्यू है कि नहीं, ठीक है। जब मैं ट्रेसिंग कर रहा हूँ 50 यूनिट है, मैंने 50 यूनिट पे मेरा खर्चा से यहाँ पे आ रहा है, ये नीचे से $1000 मेरा खर्चा है, और 50 यूनिट मेरा प्रॉफिट कितना आया, से $2000 आया, तो मेरे पास टोटल कितना प्रॉफिट आ गया, आपका $1000 आ गया, ठीक है। तो जब इस पॉइंट से ऊपर जाओगे तो प्रॉफिट है, इसके नीचे क्या है, लॉस है, सिंपल आप ट्रेस कर लो। अब यहाँ पे भी मैं ऐसे ट्रेस कर लेता हूँ, मैंने 10 यूनिट थे, ठीक है, तो मेरे 10 यूनिट पे से 500 मेरा रेवेन्यू है और 700 रुपये मेरी कॉस्टिंग आ रही है जब मैं इस पे जा रहा हूँ, ठीक है। तो 200 रुपये क्या है, मेरे को घाटा हो गया, क्लियर। तो आप सिंपली समझ सकते हो कि ये ब्रेक इवन पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट, नीचे रहेगा तो लॉस। बहुत ही ईजी, आई होप समझ आ गया होगा आपको, क्लियर। तो हाँ, तो इसका यूज़ काफ़ी होता है, ठीक है। तो इसका यूज़ काफ़ी होता है कि अगर आपने फोरकास्ट करना हो प्रॉफिट आ रहा है, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपने प्राइस डिसाइड करना हो कि मैं कितना प्राइस रखूँ अपने प्रोडक्ट का, ठीक है, तो इसका काफ़ी यूज़ होता है ब्रेक इवन एनालिसिस का। नेक्स्ट है आपका इट हेल्प्स टू कैलकुलेट मिनिमम आउटपुट रिक्वायर्ड। किस में हेल्प करता है कि आपकी मिनिमम आउटपुट कितनी चाहिए, ठीक है, कितनी होनी चाहिए, क्लियर। फिर प्लानिंग बजटिंग टूल, ठीक है, तो थ्योरी आप समझ जाओगे, क्लियर। तो ये फिर से अगर चार्ट देखना है देख सकते हो, एक्स एक्सिस पे आपकी आउटपुट यानी कि रेवेन्यू है, और इस साइड क्या है, सॉरी एक्स एक्सिस पे आपकी आउटपुट है जो यूनिट सोल्ड है, यूनिट्स आपने जो प्रोड्यूस की, और वाई एक्सिस पे आपका ये कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों है, ठीक है। तो ये पैसे की, यहाँ कॉस्टिंग भी आएगी, कॉस्ट भी डॉलर्स में ही है ना, ठीक है, कंपेरिजन कर रहे हैं उसका, ठीक है। तो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जो टोटल कॉस्ट है ये क्या है, आपकी टोटल कॉस्ट है, ठीक है, ये आपकी टोटल कॉस्ट जा रही है, और ये क्या है आपका टोटल क्या है, रेवेन्यू जा रहा है, ठीक है। तो जहाँ पे आपका टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट इक्वल है, ठीक है, तो क्या है इस पॉइंट पे है, ब्रेक इवन पॉइंट इसी को बोलेंगे, क्लियर। बाकी मैंने आपको बता दिया, जब आपकी टोटल कॉस्ट इज ग्रेटर देन टोटल रेवेन्यू तो ये क्या है, लॉस है ना। और यहाँ पे क्या है आपका टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट, ये क्या आ गया आपका प्रॉफिट आ गया, ठीक है, क्लियर। तो देख सकते हो लेफ्ट ऑफ जो इसका लेफ्ट है वो क्या लॉस, राइट है इसका प्रॉफिट, ठीक है। तो यू पीपल आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा, ठीक है। तो यू पीपल कैन बाय आवर कोर्स, टेस्ट सीरीज भी है, आप लोग टेस्ट सीरीज भी है, आप लोग क्या है रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हो, ठीक है, लाइव तो आप पढ़ ही रहे हो, क्लियर। तो कल हम नेक्स्ट यूनिट करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट यूनिट करेंगे। तो ये 3 यूनिट इंपॉर्टेंट थे, आई होप आपको समझ आ गया होगा, ओके। तो कल मिलते हैं, थैंक यू।